नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संभल के बाद आज कन्नौज में जो हुआ है उससे साफ है कि जमीन पर लड़ाई बदल गई है। जीत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए यूपी में जोर आजमाइश शुरू होने वाली है। जौनपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्रकार आशुतोष की हत्या कर दी गई। नवभारत टाइम्स में छपा है कि प्रतापगढ़ में भी एक पत्रकार बसंत कुमार पर गोलियां चलाई गई हैं। घायल हैं मगर सुरक्षित हैं। इन दोनों जगहों पर मतदान नहीं था। 12 मई को पॉलिटिक्स के टीवी पत्रकार राघव त्रिवेदी के साथ बीजेपी के समर्थकों ने अमित शाह की रायबरेली की रैली में मारपीट की। राघव त्रिवेदी वीडियो बना रहे थे कि अमित शाह की रैली में महिलाओं को 100 रुपए देकर बुलाया गया है। इस बात पर समर्थकों ने हमला कर दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। राघव ने आज अपनी रिकॉर्डिंग जारी की है और कहा है कि भीड़ ने दाढ़ी होने के कारण उन्हें मुसलमान समझ लिया और गद्दार भी कहा। यह बता रहा है कि यूपी में हालात वैसे नहीं हैं जैसे आपको दिखाए जाते हैं। गर्मी का असर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर होने लगा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमने मत प्रतिशत बताए हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसमें समय के साथ बदलाव होता रहेगा। उधर आज की गोलीबारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिंता करनी चाहिए। एक तरफ बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा था, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही थीं। योगी आदित्यनाथ का बयान अखबारों में छपा है कि वे 4 जून को यूपी को माफिया मुक्त घोषित करने वाले हैं। लगता है बदमाशों ने अखबार नहीं पढ़ा। प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कितना जोश दिख रहा है यह आप तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, लेकिन यहां मुख्यमंत्री के चेहरे पर आत्मविश्वास गजब का नजर आ रहा है। मुझे भी नहीं पता कि मेरी इस लाइन पर कौन यकीन करेगा, लेकिन जब इतना समर्थन प्राप्त है तब फिर श्याम रंगीला को भी पर्चा भरने देना चाहिए था। श्याम रंगीला ने आरोप लगाया है कि उनका नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया। 14 मई को फिर से कोशिश करेंगे। आयोग को इन बातों पर तुरंत जवाब देना चाहिए था। क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया। उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत मतलब मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे। मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो है किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हमें अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया। अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ। हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए। यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी भक्त हैं? निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस का रोड छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। माँ गंगा के बेटे हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं। हाँ, वो अपवित्र कर रहे हैं। हमारे लिए वही गंगा स्नान। श्याम रंगीला कॉमेडियन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की अच्छी नकल करते हैं और उन्हीं की आवाज में उनकी पोल खोलते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली युवक को चुनाव लड़ने से नहीं रोकना चाहिए। बनारस के लोग 10 साल से सीरियस हैं। श्याम रंगीला उन्हें हंसने की याद दिलाएंगे। बनारसीपन यह नहीं कि किसी को भगा दिया, आने से रोक दिया। बनारसीपन तो यह होता है कि आने दो, सुनते हैं और मजे भी करते हैं, फिर जो करना है करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही श्याम रंगीला का प्रस्तावक बन जाना चाहिए, मेरी राय है।
इससे अच्छा संदेश जाएगा, वरना लोग संदेह करेंगे कि यह चुनाव किसी तरीके से मैनेज हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोट पड़े। 5 बजे तक 58% ही वोट पड़ा, लेकिन कन्नौज में 61%। एक और आंकड़ा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में औसत मतदान 56% से कुछ अधिक हुआ। संभल जैसा हाल तो नहीं था, लेकिन कन्नौज में आज काफी तनातनी का माहौल रहा। क्या एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए रखने के लिए यह सब किया गया, या संभल और कन्नौज के मतदान से यूपी के अगले चरणों में चुनाव का अंदाजा लगा लेना चाहिए? पता चल रहा है कि जमीन पर चुनाव लड़ने की, जीतने की लड़ाई कभी पुलिस तो कभी अपने लोगों के दम पर लड़ी जाने लगी है। अंत में प्रशासन और आयोग को ही साफ करना होगा कि जो भी वीडियो आए हैं वो अपवाद हैं या चुनाव अब ताकत के दम पर ही होगा। कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक के भाई छोटू पाठक का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उनका उत्साह बता रहा है कि सत्ता पक्ष का हौसला कितना भारी है। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जब अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाते हैं तो दिख जाता है कि वे किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति ने उनके भीतर जिस टाइप की विनम्रता भर दी है, वो आज कड़ी धूप में छलक आई। क्या राजनीति मारा एक दूसरे ने किसको मारा? इतने लोग झूठ बोलेंगे तो ये भी तो लोग गांव के हैं। क्या है पक्ष तो तुम्हारे हैं, मारो पक्ष वाले जो है मारो, मुंह फुला देंगे तुम्हारा। किसे मारा बताओ? किन्ने चलाओ? इनने मारो राहुल, यहाँ मारो। मैं हाथ पकड़ा और इनका भाई राहुल, इसने मेरी उंगली ऐंठी 3 बार। तुम गाली दोगे आदमों को? गाली दे रहे लोग, दे रहे गाली। ज्यादा गुंडाई करी, मार लपड़। मैं एडवोकेट भी हूँ। कोई तुम जाइए। अरे हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गुंडाई करोगे तुम? एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ तुम एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए आप बोलिए। लाइव चल रहा है सब, लाइव चलाओ। हमारे घर का वोट सब लाइव चल रहा है। सब लाइव चल रहा है। प्रशासन को अच्छा आप लोग रोकना मत, बिल्कुल इस तरह गाली गलौज सब होने दो। हाँ ठीक है, सब लाइव चल रहा है। चलो मारेंगे यहाँ पर, ये गुंडाई करेंगे ये लोग। आप लोग गुंडाई करवा रहे हैं? गुंडाई हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है यहाँ पे, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है। भाजपा के नेता आके यहाँ धमका रहे हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है। नहीं मारा, जबरदस्ती घर से वोट लेके यहाँ दिलवा रहे हैं। भाजपा सांसद के भाई है छोटू पाठक। हाँ गाली दे रहे हैं यहाँ धमकाया जा रहा है, यहाँ धमकाया जा रहा है। यह तो केवल एक वीडियो है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इससे पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे पता चलता है कि सांसद के भाई गुस्से में किसी को धमका रहे हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने इस पर ट्वीट किया है कि सफाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक, यानी कन्नौज में दोनों तरफ से आरोप लगाए गए कि गुंडागर्दी हो रही है। उधर संभल की घटना के बाद अखिलेश यादव आज संभल गए और पूरे दिन कन्नौज में ही रहे। जहां से झड़प की खबरें आई, अखिलेश वहां पहुंचने लगे। अखिलेश यादव उस पुलिसकर्मी से भी मिलने पहुंच गए जिसके साथ कथित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की थी। इससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत ने कथित तौर पर एक दारोगा और पुलिस वाले को धमका दिया। दोनों सौरिख बूथ पर तैनात थे। यह वीडियो बता रहा है कि चुनाव आयोग का खौफ इन नेताओं में कितना रह गया है। इस तरह से पुलिस को धमकी दी जाएगी तो यहां मतदान को लेकर तरह तरह के सवाल उठेंगे ही। चौधरी इधर हो बीच में नहीं हो, मैंने तुमसे कहा बेटा बोलो, मैंने बोल रहा था, मैंने कहा आप जा रहे हो जाओ। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? तुम पुलिस से दरोगा हो, इसका मतलब किसकी जाओगे? आप मतदाता की बेइज्जती करोगे तुम यहाँ पे? मतदान वाला क्या हो तुम? सॉरी सर। किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। क्यों गिरफ्तार? मैं गिरफ्तार करो। कई जगह बीजेपी के
जो समर्थक हैं, मैं पिछले बूथ पे होके आया हूँ रणधीरपुर में, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने प्रशासन का साथ लेकर के एजेंट के साथ मारपीट की। जब मैं बूथ पे पहुंचा तो पता लगा बीजेपी कार्यकर्ता भाग गए। अरे भाई भागते क्यों हो? अगर किसी को मारा है तो भागते क्यों हो? सामना करो। खैर, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की, जनता स्वयं वोट डालने आ रही है। जनता की जो नाराजगी है वो बढ़ती चली जा रही बीजेपी के खिलाफ। ये तो चौथा चरण है, अभी तो इसके बाद और चरण होने हैं। जनता कन्नौज की जो यहाँ के लोग रहे हैं, जिन्होंने लोधी समाज को अपमानित किया, यहाँ के लोग, पड़ोस के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, इन्होंने हटवा दिया। इन्होंने लोधी समाज को कहा कि अब पैसे से तुम्हें वोट ले लेते, और पाल समाज के नेता को गाली गलौज की। चुनाव आयोग तो यही कह देगा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे वीडियो बता रहे हैं कि सत्ता किस तरह से हासिल की जा रही है, बचाई जा रही है। अखिलेश ने भी पहुंचकर संदेश दे दिया कि एक एक वोट के लिए मुकाबला करना पड़ेगा। जब कन्नौज में अखिलेश यादव का काफिला कहीं से गुजर रहा था, तब बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे उत्साह में लगाने लग गए। इस चुनाव में जय श्री राम बीजेपी का चुनावी नारा बन चुका है। 2014-19 में बीजेपी के कार्यकर्ता किसी विरोधी को मोदी मोदी कहकर ललकारते थे। इन दिनों जय श्री राम के नारे लगाते हैं और ललकारते हैं। आज मतदान के दिन जिस तरह से टीवी चैनलों और अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू छाया रहा, वह भी अपने आप में एक सवाल है। अखबार के अखबार प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से भरे पड़े थे, उनके कोई प्रश्न नहीं है। जिस तरह से रैलियों में बोले गए बयान को लेकर मीडिया सीधा छाप देता है, उसी तरह से इंटरव्यू में भी सवाल इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फिर से वही दोहराने का मौका मिले और उसे हूबहू छाप दिया जाए। वो गलत बोल रहे हैं तो गलत छापा जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं तो झूठ छापा जा रहा है। इस पर हमने आज एक लंबा सा वीडियो किया है, वो जरूर देखिएगा। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अलीगंज विधानसभा के एक बूथ पर अलग ही तरह का हंगामा चल रहा था, उसका वीडियो आया। यहां समाजवादी पार्टी के एजेंट ने आरोप लगाया कि उनके कागज और फोटो छीन लिए गए और कहा गया कि 12 बजे के बाद आएं। इन सभी का आरोप था कि इन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। एक तरफ यह बयान वायरल होता रहा, दूसरी तरफ कन्नौज के डीईओ ने ट्वीट किया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी तरह कोई समस्या बूथ पर नहीं है। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर मैंने अनुनय विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि कन्नौज के 13वां विधानसभा के 3 बूथों से पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेकर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। इस पर कन्नौज पुलिस का बयान आया ट्विटर पर कि थाना प्रभारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने बूथों पर जाना बंद कर दिया है, प्रशासन जो कह रहा है मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी रोका जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी से भी कुछ लोगों के वीडियो बयान वायरल होने लगे, जिनमें वे आरोप लगा रहे हैं कि वोट साइकिल पर दे रहे हैं, पर्ची कमल की निकल रही है। ऐसे किसी भी वीडियो पर चुनाव आयोग को तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी और उसका खंडन करना चाहिए था। क्या पता वीडियो बहुत आगे निकल चुका हो और आयोग का खंडन पीछे रह गया हो। इस तरह के आरोप को अब कितना सामान्य माना जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, ये आप पर निर्भर करता है, जबकि होना यह चाहिए था कि उसी वक्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तीसरे चरण में संभल में भी खूब गहमा गहमी हुई और कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान से रोका गया, बाधित किया गया, लाठियां बरसाई गईं, फिर भी वे वोट डालने गए।
स्क्रोल में आयुष तिवारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि अब मीडिया ऐसी खबरों के पीछे नहीं जाता, पड़ताल नहीं करता। चुनाव शुरू हुआ तो बढ़ चढ़कर बताया गया कि एक एक वोट की कीमत है, लेकिन जब खबर आई कि किसी का एक वोट रोका गया, उसे मारा गया, तो वह खबर गोदी मीडिया के लिए रूटीन की खबर भी नहीं बनी। आयुष तिवारी की रिपोर्ट है कि संभल में मतदान के दौरान पुलिस बूथ के भीतर घुस गई और कई मुस्लिम मतदाताओं से आधार कार्ड मांगने लगी, लाठियां चली। आप ये रिपोर्ट विस्तार से पढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने खंडन किया है। संभल चुनाव पर द क्विंट के लिए हिमांशी दहिया की रिपोर्ट है कि कुछ गांवों में वोटरों से बात की है उन्होंने और अपनी रिपोर्ट में इस तरह के कई बयान रिकॉर्ड किए हैं। डरा देने वाले बयान हैं। लोगों ने बताया है कि किस तरह से लाठियां बरस रही थीं, फिर भी वे कोशिश करके वोट डालते रहे। पुलिस ने कथित तौर पर जिस तरह हिंसा का प्रयोग किया वो भयानक है। किसी वोटर का सर फटा है तो किसी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया है कि उन्हें ठीक से सुनाई देना बंद हो गया है। मार मार के लोगों को बूथ से खदेड़ा गया। इस तरह की घटनाओं पर चुनाव आयोग को तुरंत ध्यान देना चाहिए। पता चलता है कि जमीन पर मुस्लिम मतदाताओं को हतोत्साहित किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। चुनाव आयोग को तुरंत बाहर आकर इस बारे में ठोस अपील करनी चाहिए और निर्देश देने चाहिए। अब आप विकसित भारत के एक मतदान केंद्र का हाल भी देख लीजिए। चंबल घाटी का यह मतदान केंद्र है, आदर्श पोलिंग बूथ है। भीतर का हाल बता रहा है कि जब आदर्श का यह हाल है तो बाकी का क्या होगा। मतदान केंद्र से पहले सोचिए, इन जगहों पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके आने जाने के रास्ते इस तरह से हैं। प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में खूब दावा करते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन लोग इन खूबसूरत रास्तों से होकर मतदान केंद्र तक चले आ रहे हैं। यह कितनी अच्छी बात है। इनके यहाँ आने के उत्साह में कोई कमी नज़र नहीं आती है, बावजूद कि रास्ता बहुत सुंदर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। कन्नौज में मतदान तेज रहा। बीजेपी के सुब्रत पाठक की दावेदारी दांव पर है। इटावा में 5 बजे तक मतदान 56% से अधिक रहा। शाहजहांपुर में तो 5 बजे तक 53.24% से कम मतदान हुआ। लखीमपुर खीरी धौरहरा में 64% से अधिक मतदान हुआ। ये भारत समाचार ने रिपोर्ट किया है। सीतापुर में 61% से अधिक मतदान हुआ। भारत समाचार ने एक वीडियो दिखाया है कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी के उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी कई बच्चों को लेकर बूथ के अंदर चले गए, जबकि ऐसा नहीं कर सकते थे। साफ साफ वीडियो देखने के बाद भी तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। मतदान का दिन हो या कोई और भी, बीजेपी के नेताओं का सर्वाधिकार बता रहा है कि सब कुछ उनका ही है। यह भी अच्छा है कि वे भजन कीर्तन करते हुए मतदाताओं को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग इसकी इजाज़त देता है? क्या इससे चुनाव कराने की समतल जमीन नष्ट नहीं होती? निश्चित रूप से मतदान के दिन जागरूक करने का काम किसी और तरीके से किया जाना चाहिए था। ढोल मजीरा लेकर मतदाता को जगाने के बाद भी कानपुर में 5 बजे तक 53% ही मतदान हुआ। अब किसके वोटर आए, किसके नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं। शायद रायपुरवा जैसे इलाके से गुजरकर इसका जवाब मिल जाए कि 10 साल में इन जगहों का कितना विकास हुआ है। क्या यहाँ से गुजरते हुए आपको लगता है कि आप दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के एक खूबसूरत हिस्से से गुजर रहे हैं, जिसे तीसरे नंबर पर लाने का दावा किया जा रहा है? रायपुरवा और बांसमंडी में कई प्रकार के छोटे बड़े कारखाने हैं। यह वीडियो तो मतदान से पहले के दिन का है, लेकिन कानपुर के लोग कह रहे हैं कि शुरू के 4 घंटे में मतदान काफ़ी धीमा रहा। शाम 5 बजे तक 50% के पार गया, जो बहुत तो नहीं है। यूपी की 13 सीटों पर औसत मतदान 58% बताया जा रहा है। 39 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। 5वें, 6ठे, 7वें चरण में बाकी की 41 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो गया। 4 चरणों को मिलाकर 379 सीटों पर वोटिंग हो गई। ओडिशा में विधानसभा चुनाव 4 चरणों में है। आज पहले चरण के तहत 28 सीटों पर वोटिंग हो गई। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान पूरा हो गया। इस चरण के साथ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग हो गई। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो ANI पर चल रहा है, जिसमें वे मुस्लिम महिला का वोटर आई कार्ड चेक कर रही हैं। सबने उसे देखा है, लेकिन किस नियम के तहत उम्मीदवार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी महिला का वोटर आई कार्ड चेक करे? क्या यह कदम भय पैदा करने के लिए नहीं है? ऐसे कितने ही वीडियो आते हैं और आकर चले जाते हैं।
13 मई को ही बारामती से एनसीपी शरद पवार की उम्मीदवार सुप्रिया सुले के एक ट्वीट ने सनसनी फैला दी। सुप्रिया ने इस तस्वीर के जरिए बताया है, दावा किया है कि जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई थीं वहां 13 मई की सुबह अचानक सीसीटीवी के सभी कैमरे बंद हो गए। 45 मिनट के लिए सारे कैमरे बंद हुए, वो भी एक साथ। इस तरह की घटनाओं से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष हो भी रहा है या नहीं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव आयोग मतदान के हर दौर के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। यह बात ठीक भी है ताकि इतनी सारी खबरें जो हमारी नजरों से गुजरती हैं, पत्रकार आयोग से स्पष्टीकरण ले सकें। प्रेस क्लब ने कहा है कि यह दुख की बात है कि 3 चरणों के बाद आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने भी 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आज कर्नाटका के एचडी रेवन्ना को जमानत मिल गई। उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रचार किया था, वह अभी भी विदेश में है, भारत नहीं आया है। बाप बेटे पर आरोप है कि इन्होंने महिलाओं का कथित रूप से यौन शोषण किया और उसके सैकड़ों हजारों वीडियो बनाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।